हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझने की कोशिश करेंगे। हम डिटेल्ड तरीके से समझेंगे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है। देखो, कार्ल मार्क्स एक बहुत महान फिलोसोफर हुए, उनका नाम आपने सुना होगा। वो एक इकोनॉमिस्ट थे, एक पॉलिटिकल थिंकर थे, एक हिस्टोरियन थे। और जब मैं कार्ल मार्क्स की बात करता हूँ, कार्ल मार्क्स को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो वो आपका दिमाग हिला देगा। और कार्ल मार्क्स को समझना मुश्किल भी है, मतलब इतनी आसानी से कार्ल मार्क्स को समझा नहीं जा सकता है। इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि इस लेक्चर को समझने में भी आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए आप एक पीसफुल जगह पे बैठ जाइए, वक्त निकालिए और वक्त निकाल के इस लेक्चर को देखिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, और जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको फील कीजिए, उसको महसूस कीजिए। आप कार्ल मार्क्स के एरा में चले जाइए और ऐसे आपको लगना चाहिए कि आप जब कार्ल मार्क्स रहता था उसी दौर में आप रह रहे हैं और आप कार्ल मार्क्स की तरह सोच रहे हैं। क्या है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म? देखो, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को समझने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आ कहां से रहा है। कार्ल मार्क्स बेसिकली प्रभावित होता है एक महान दार्शनिक से, एक फिलोसोफर से, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर हैं। उनका नाम है हीगल। हीगल ये कहता है कि जो आइडियाज़ होते हैं, मतलब जो विचार होते हैं, वो असलियत को शेप करते हैं, असलियत को डिफाइन करते हैं, मतलब रियलिटी को शेप करते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में एक विचार होता है और उस विचार के बाद ही वो असलियत में कन्वर्ट होता है, रियलिटी आती है। जो भी आज आप रियलिटी देख रहे हैं, जैसे मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है हाथ में, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक माइक लगाई हुई है, मेरे पीछे बोर्ड है, मेरे सामने रूम है, मेरे सामने मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ पे कई सारी बुक्स रखी हुई हैं, उसी के साथ साथ मेरे इस साइड में किचन है। तो ये जो मैं सब कुछ देख रहा हूँ, ये क्या है? रियलिटी है, ये असलियत है। जो भी आप देख रहे हैं वो रियलिटी है। लेकिन ये रियलिटी कहाँ से आई है? ये रियलिटी किसने शेप की है? ये आइडियाज़ ने शेप की है। नहीं समझ आई? फिर से समझाता हूँ। ये मेरा मार्कर हाथ में पकड़ा हुआ है, ये असलियत है, ये रियलिटी है। आपको दिख रहा होगा इसकी शेप जो है वो पूरी सिलेंड्रिकल शेप है। आई एम नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, लेकिन जो भी शेप इसकी होगी, इसकी प्रॉपर एक शेप है। इसको एक कैप लगी हुई है, अंदर इसके जो है वो इंक डाली हुई है, और प्रॉपरली ये जो मार्कर है ये बोर्ड के ऊपर लिखने का काम करता है। तो ये क्या है? ये रियलिटी है। लेकिन क्या ये मार्कर अपने आप आ गया? नहीं। इस मार्कर का पहले किसी के दिमाग में आइडिया, मतलब विचार आया होगा। किसी ने ये सोचा होगा कि हमारे पास एक ऐसा इस शेप का मार्कर होना चाहिए जिसके अंदर जो है इंक डाली जाएगी, उसको एक कैप लगाई जाएगी जिससे कि लिखा जा सके। तो किसी के दिमाग में विचार आया, फिर विचार आने के बाद ये मार्कर बनाया गया। क्या मार्कर हवा में मतलब क्रिएट हो गया था, हवा में बन गया था? नहीं। अपने आप बन गया था? नहीं। ये किसी ने बनाया है। किसी के दिमाग में पहले आइडिया आया, फिर इसको बनाया। फॉर एग्जांपल, मेरे साइड पे किचन है। क्या किचन अपने आप आ गया? नहीं। पहले किसी के दिमाग में विचार आया होगा कि यार खाना बनाने के लिए हमें किचन चाहिए, मतलब अलग एक सेपरेट किचन चाहिए जहाँ पे हम गैस जला सकते हैं और प्रॉपरली वहाँ पे बर्तन वगैरह रखे जा सकते हैं, और फिर किचन बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे सामने स्टडी टेबल है। ये स्टडी टेबल मेरे सामने क्यों है? मेरे दिमाग में पहले विचार आया होगा कि यार इस तरह का एक टेबल आगे होना चाहिए, साइड में बुक शेल्फ होनी चाहिए, साथ में चेयर होनी चाहिए, जिससे कि मैं आराम से अच्छे से पढ़ के बैठ सकूं, और सामने मेरे मैप्स होने चाहिए ताकि मैं अच्छे से विजुलाइज कर सकूं चीज़ों को और अच्छे से प्रॉपरली मैं पढ़ सकूं। और मेरे दिमाग में विचार आया, फिर मैंने स्टडी टेबल लगा दिया अपना। तो जो भी रियलिटी है, चाहे ये बोर्ड आप बात कर लीजिए या फ़ोन की बात कर लीजिए, आप ये जो मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ इसकी बात कर लीजिए, ये पहले किसी के दिमाग में, मेरे दिमाग में विचार आया होगा, फिर मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ कि मुझे लेक्चर शूट करना चाहिए, विचार आया, फिर मैं शूट कर रहा हूँ। तो यही हीगल का कहना है कि आइडियाज़ से ही रियलिटी शेप होती है। मतलब रियलिटी अपने आप एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि पहले आपके दिमाग में आइडिया होता है, फिर रियलिटी में वो कन्वर्ट होता है। So before Marx, German philosopher Hegel said, reality develops through ideas, change happens through dialectics. अब हीगल ये कहता है कि जो चेंज होती है ना, मतलब बदलाव जो सोसाइटी के अंदर होता है, वो डायलेक्टिक्स की वजह से होता है। बदलाव मतलब बदलाव ये कि 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई, ये क्या है? ये बदलाव है। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ डायलेक्टिक्स की वजह से। डायलेक्टिक्स मतलब हीगल ये कहता है कि एक आइडिया होता है, फिर उसके अगेंस्ट एक आइडिया आता है, और उसका एक अल्टीमेट रियलिटी आइडिया उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल,
जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 2014 तक एक विचार था, एक आइडिया था कि कांग्रेस एक अच्छी गवर्नमेंट है, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है और कांग्रेस को वोट हमें करने हैं। लोगों के मन में विचार क्या है कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है, कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया है, ये विचार है। और विचार असलियत में कन्वर्ट हुआ। असलियत में कैसे कन्वर्ट हुआ, रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हुआ कि लोगों ने टोकरियां भर भर के वोट दिए, संदूखड़ियां भर भर के वोट दिए कांग्रेस को और कांग्रेस रूल करने लग पड़ी। तो विचार क्या था, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस को हमें वोट करना चाहिए, कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है। और फिर रियलिटी में वो कैसे कन्वर्ट हो गया, कांग्रेस को लोगों ने जो है जिता दिया और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और 2014 तक उन्होंने रूल किया। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि पूरे तरीके से, एब्सोल्यूट तरीके से उन्होंने रूल किया, बाकी किसी की सरकार नहीं रही उनके बीच में। मैं ये मान के चल रहा हूं, आप भी मान लीजिए। लेकिन फिर उसके बाद एक चेंज आया समाज के अंदर और सत्ता पलट हो गई, मतलब भारतीय जनता पार्टी रूल करने लगी। प्रधानमंत्री बन गए हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 में। अब ये क्या था, ये उस विचार के खिलाफ एक विचार आया, मतलब लोगों के मन में एक विचार आया कि कांग्रेस ना अब बहुत करप्शन कर रही है, कांग्रेस ना सेकुलरिज्म के नाम पे ना अपीजमेंट कर रही है मुस्लिम्स का, कांग्रेस ना बड़ा गलत कर रही है, कांग्रेस अच्छी नहीं है, कांग्रेस की सोशलिज्म की पॉलिसी अच्छी नहीं है, कांग्रेस लूट रही है देश को। एक विचार आया उसके खिलाफ और उस विचार ने भारतीय जनता पार्टी को मैदान में ला दिया। समझ आई बात। उस विचार की वजह से लोगों ने ये समझा कि हमें अल्टरनेट की जरूरत है और फिर नया विचार आ गया। जब नया विचार आया तो नए विचार ने रियलिटी को जो है वो शेप किया। और रियलिटी क्या थी कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अभी तक वो रूल कर रहे हैं। और पहला विचार कांग्रेस का विचार है, कांग्रेस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा विचार क्या है, हिंदुत्व और नेशनलिज्म का विचार, कांग्रेस के अगेंस्ट वाले विचार, मतलब जो विचार कांग्रेस के टाइम पे चल रहा था उसके अगेंस्ट जो आइडिया आया है। और उस आइडिया के बाद एक रियलिटी हमें देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है। अब इन दोनों विचारों के अंदर एक आइडिया कांग्रेस के टाइम का और उसका काउंटर आइडिया आता है भारतीय जनता पार्टी का। दोनों आइडियाज जो है वो आपस में अब लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम अच्छे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अच्छे। अब दोनों के बाद एक और नया आइडिया आएगा, हो सकता है कि 2025 में कोई नई सरकार आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिंथेसिस। तो हीगल कहता है कि एक होता है थीसिस मतलब आइडिया, उसके बाद एक काउंटर आइडिया आता है मतलब एंटीथीसिस आता है उसका, और उसके बाद सिंथेसिस आता है मतलब नया आइडिया आता है। तो फॉर एग्जांपल थीसिस मतलब आइडिया है, उसका एंटीथीसिस आता है मतलब काउंटर आइडिया आता है। इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई होती है, कंपटीशन होता है, कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट होती हैं और फिर एक नया आइडिया जनरेट होता है जिसको सिंथेसिस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि एंशिएंट टाइम्स में क्या हो रहा है कि मोनार्की चल रही है, मतलब राजा का रूल चल रहा है। तो राजा का रूल चल रहा है, मोनार्की चल रही है। और आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि राजा पूरे तरीके से लोगों के ऊपर रूल करेगा, लोगों को प्रताड़ित करेगा, उनको ऑप्रेस करेगा, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी। उसका काउंटर आइडिया आता है। काउंटर आइडिया क्या है कि यार इतनी पावर ना किसके पास, राजा के पास नहीं होनी चाहिए। इतनी पावर राजा के पास होगी तो वो लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा। और उसका सिंथेसिस क्या आता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। सिंथेसिस क्या आता है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आ जाती है कि ऐसी गवर्नमेंट होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाई जाएगी और उसमें किंग के पास, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आइडिया क्या है, आइडिया है एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, मतलब राजा का अनलिमिटेड रूल। उसका काउंटर आइडिया क्या है, एंटीथीसिस क्या है कि यार इतना मतलब पावर राजा के पास नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट रूल नहीं होना चाहिए। और फिर नया आइडिया क्या आ रहा है, नया आइडिया डेमोक्रेसी आ रही है कि भाई राजा के पास जो है वो पावर नहीं होगी और अब लोगों का राज होगा। समझ आ गई बात। तो ये हीगल कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि हीगल गॉट द मेथड राइट बट डायरेक्शन रॉन्ग। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि हीगल का तरीका सही है लेकिन उसने डायरेक्शन गलत दी इस तरीके को। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स आइडियाज डू नॉट शेप द वर्ल्ड, मटीरियल कंडीशन इकोनॉमिक लाइफ डू। अब कार्ल मार्क्स इसके उल्टे हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं बिल्कुल सही है, एक आइडिया होता है, एक थीसिस होता है, उसका एंटीथीसिस आता है, फिर सिंथेसिस आता है, बोले ठीक है बढ़िया है। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो आइडियाज से शेप नहीं होती है, बल्कि आइडियाज जो है वो रियलिटी से शेप होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब विचार रियलिटी से शेप होते हैं, रियलिटी विचारों से शेप नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कार्ल मार्क्स ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रियलिटी है वही शेप करती है आइडियाज को।
तो रियलिटी क्या है? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने को खाना नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने को खाना नहीं है, इसलिए मैं हमेशा से कैपिटलिज्म के खिलाफ बोलूँगा। मैं कहूँगा कि कैपिटलिज्म गलत है, सरकार गलत कर रही है, इतना प्रॉफिट एक्यूमुलेट नहीं होने देना चाहिए कुछ हाथों में। जो इतना प्रॉफिट कैपिटलिस्ट जो है जनरेट कर रहे हैं वो गलत है, वो वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। बात समझ आई? मतलब रियलिटी क्या है? मैं बहुत गरीब हूं, और मैं बहुत गरीब हूं तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि यार अमीर गलत कर रहे हैं, अमीरों के साथ जो है वो हमें अमीरों के खिलाफ रेवोल्यूशन करना है। या फिर रियलिटी क्या है? मैं बहुत अमीर हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि यार कैपिटलिज्म ना बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पोटेंशियल है, जिसके पास टैलेंट है, वो कमा ले पैसा, तो कैपिटलिज्म अच्छी बात है। और ये जो गरीब है ना, ये इसलिए गरीब है क्योंकि काम नहीं करते हैं ये। तो मेरी मटेरियल कंडीशन मतलब मैं कैसे रह रहा हूं, मैं कैसे खा रहा हूं, मेरे पास कितने पैसे हैं, फैक्ट्रीज कौन ऑन कर रहा है, रियलिटी क्या है, मैं कैसे कपड़े पहन रहा हूं, वही मेरे विचारों को शेप करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मटेरियल कंडीशन क्या है कि मैं एक ऐसे घर में रहता हूं जिस घर में जो घर बिल्कुल सेकुलर नहीं है, मतलब बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है। तो उस घर में जो है ठीक है, कंजर्वेटिव फैमिली है। कंजर्वेटिव फैमिली मतलब मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, मैं अपने पसंद का किसी लड़की से बात नहीं कर सकता, मैं रिलेशनशिप नहीं रख सकता, मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। ये मेरी मटेरियल कंडीशन है, ये क्योंकि मैं ऐसे परिवार के अंदर पैदा हुआ हूँ। तो मेरे को मेरा दुनिया को देखने का तरीका भी अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। मैं दुनिया को भी उसी तरीके से देखूंगा। बात समझ आई? तो जो आपकी मटेरियल कंडीशंस होती है, मतलब कैसे आप रह रहे हैं, उसी तरीके से आपका विचार आता है, आपके आइडियाज आते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, मैंने कहीं सुना था कि उसके अंदर क्या हुआ कि तीन लोग थे और तीनों लोगों को गोली मारी गई, और एक के मुंह से निकला आलू, दूसरे के मुंह से निकला राम, और तीसरे के मुंह से निकला माओ मतलब एक चाइना के अंदर बड़ा मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी हुआ जिसका नाम माओ जेडोंग था। तीन लोगों को गोली मारी गई, एक के मुंह से निकला आलू, दूसरे के मुंह से निकला राम, तीसरे के मुंह से निकला माओ। और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह पाया गया कि जो दो अगले वाले थे उन्होंने खाना खाया हुआ था, मतलब जिसने खाना नहीं खाया था उसके मुंह से आलू निकला, और जिन्होंने खाना खाया था उनके मुंह से राम और माओ निकला। तो जब आपका पेट भरा होता है ना, तभी आपके पास विचार भी आते हैं। तो मतलब आप रह कैसे रहे हैं? जैसे आपके पास खाने को खाना ही नहीं है तो आपके मुंह से आलू ही निकलेगा ना। अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या होगा उस वक्त? कि पेट भरना। और जब पेट भर गया फिर आपके मुंह से माओ और राम निकलेगा ना, कि आप किस राम को मानते हो या फिर माओ जेडोंग के आप फॉलोअर हो। तो कार्ल मार्क्स यही कहने की कोशिश कर रहा है। कार्ल मार्क्स बेसिकली हीगल को कह रहा है कि तूने मेथड तो सही लगाया लेकिन तूने उसको डायरेक्शन गलत कर दी। कार्ल मार्क्स ने कहा कि हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, हीगल अपने सर के ऊपर खड़ा है। कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि आपकी जो मटेरियल कंडीशन होती है, मतलब जो आपकी इकोनॉमिक लाइफ होती है, वही आपके आइडियाज़ को शेप करती है। मैटर जो है, मटेरियल रियलिटी जो है, उससे आइडिया जनरेट होता है, आइडिया से जो है वो मटेरियल रियलिटी या मैटर जनरेट नहीं होता है। हीगल कह रहा था कि आइडिया से मटेरियल रियलिटी जनरेट होती है, रियलिटी जनरेट होती है, लेकिन कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि मटेरियल रियलिटी से आइडिया आता है। आपका जैसा आपकी कंडीशंस होंगी, आपकी जैसी इकोनॉमिक लाइफ होगी, वैसे ही आपको विचार आएंगे। आप अगर अमीर होंगे तो आपको विचार भी अलग तरीके से आएंगे, आप अगर गरीब होंगे तो आपको विचार भी अलग तरीके से आएंगे। अगर आप अमेरिका के अंदर रहते हो तो आपके आइडियाज़ अलग तरीके के होंगे, अगर आप हिंदुस्तान के किसी एक गांव में रहते हो तो वहां पे आपके विचार भी उस तरीके से होंगे। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो आपकी मटेरियल कंडीशन है वही आपके आइडिया को शेप करती है। अब डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है? देखो, डायलेक्टिकल का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि रियलिटी जो है वो बदलती रहती है, रियलिटी बदलती रहती है, मतलब असलियत बदलती रहती है। ये सी असलियत है। असलियत क्या है कि आज गरीबों का शोषण अमीर कर रहे हैं, और ये असलियत बदल जाएगी, ये रियलिटी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि गरीबों का शोषण ज़्यादा देर नहीं चलेगा, गरीब फिर अमीरों के खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे और फिर एक नया सिस्टम आएगा। तो रियलिटी बदलती रहती है, इसी को हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। डायलेक्टिक्स बेसिकली एक तरीके का डिबेट है। डिबेट मतलब ये है कि डायलेक्टिक्स का मतलब है कि समाज के अंदर बदलाव आता है। तो पहले जो है वो मास्टर स्लेव सोसाइटी होती थी, फिर उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी आई, उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई। तो इतिहास के अंदर चेंजेस तो हो रही है ना, इतिहास एक जैसा तो नहीं है ना।
आज मेरी लाइफ अलग तरीके की है, आज मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कल मुझे सुकून मिलेगा, है ना। आज मैं कहीं पे बाहर निकल के और शादियों वादियों में जाके लड़कियों को ताड़ता हूँ, लाइन मारता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मेरा किस्मत चमकेगी, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि असलियत बदलती है, रियलिटी बदलती है, इतिहास में रियलिटी बदलती है। कि पहले हमारे पास मास्टर स्लेव सोसाइटी हुआ करती थी, एक मास्टर होता था, एक गुलाम होता है, एक मास्टर होता था, एक गुलाम होता था, और मास्टर गुलाम को प्रताड़ित करता था। उसके बाद हमारे पास फ्यूडल सोसाइटी आ गई, जिसमें लॉर्ड और सर्व का कंसेप्ट आ गया कि लॉर्ड होगा, एक सर्व होगा, लॉर्ड के खेतों में सर्व काम करेगा। फिर कैपिटलिज्म आ गया, वर्कर्स और कैपिटलिस्ट होंगे, मतलब एक अमीर होगा, गरीब होगा, और अमीर की फैक्ट्री में गरीब काम करेगा। तो इतिहास में इतिहास बदलता है, रियलिटी बदलती है, वही डायलेक्टिक्स है। जैसे कि चेंजेस कम्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन विद इन थिंग्स, और जब चीज़ों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं तो बदलाव आते हैं। बदलाव मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि जैसे कि मास्टर स्लेव सोसाइटी चल रही थी, मास्टर स्लेव सोसाइटी चल रही थी, मास्टर स्लेव सोसाइटी चल रही थी एंशिएंट टाइम्स में। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन थे, मतलब चीज़ों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन थे, इस समाज के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन थे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मास्टर और स्लेव के बीच में लड़ाई थी। लड़ाई क्यों थी? क्योंकि मास्टर स्लेव को प्रताड़ित करता था, क्योंकि मास्टर गुलाम के साथ जुर्म करता था, उससे 18-18 घंटे अपने खेतों में काम करवाता था, उसको कोई पैसे नहीं मिलते थे, उसको खाना अच्छा नहीं मिलता था, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, उसको नौकर और एक जानवर समझा जाता था। इसलिए क्योंकि ऐसा हो रहा है तो दोनों क्लासेस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। अब मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, मतलब अब स्लेव जो है वो मास्टर के खिलाफ रिवॉल्ट करेगा। मतलब एक ऐसा समाज जहां पे एक वर्ग के साथ जुल्म होता है और एक वर्ग के साथ जुल्म नहीं हो रहा है, एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग को दबा रहा है, तो उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस है और ये कॉन्ट्राडिक्शंस टूटेंगी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जेल के ताले टूटेंगे और हमारे साथ ही छूटेंगे, इसी तरीके से मास्टर स्लेव सोसाइटी अब खत्म होगी और एक नया समाज आएगा, क्योंकि मास्टर स्लेव सोसाइटी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस आ गई हैं। दोनों जो है वो अब एक दूसरे को, मास्टर जो है स्लेव को प्रताड़ित कर रहा है और ये जुल्म जो है ज़्यादा देर नहीं चलेगा, एक दिन गुस्सा फूटेगा और एक नई सोसाइटी का जन्म होता है, वो थी फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी, समझ आई बात? तो क्योंकि दो चीज़ों के अंदर, मतलब चीज़ों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, इसलिए इतिहास बदलता है और जो सिस्टम है वो बदलता है और एक नया सिस्टम आता है। यही है डायलेक्टिक्स। दीज कॉन्ट्राडिक्शंस क्लैश एंड क्रिएट न्यू स्टेज। इन दोनों क्लासेस के अंदर क्लैश हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन आई और एक नई स्टेज आ गई, वो थी फ्यूडल सोसाइटी। फिर फ्यूडल सोसाइटी के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा, क्लैश होगा, एक नई स्टेज आ जाएगी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन होगा, क्लैश होंगे और एक नई सोसाइटी आ जाएगी। इसी तरीके से इतिहास चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक थीसिस है, थीसिस मतलब एक आइडिया है। आइडिया तो बेसिकली हीगल बात करता है, हम इसको आइडिया नहीं लेंगे अब थीसिस को, हम इसको अब एक मैटर लेंगे, ठीक है। एक थीसिस है, फिर उसका एंटी थीसिस आता है और फिर उसका सिंथेसिस बनता है। थीसिस क्या है? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मतलब थीसिस ये है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी चल रही है, राइट। कैपिटलिस्ट सोसाइटी मतलब थीसिस ये है कि कुछ अमीर लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। उसका एंटी थीसिस क्या है? एंटी थीसिस है वर्कर्स, मतलब मजदूर लोग, और उन मजदूर लोगों का ये बड़े बड़े अमीर लोग क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। और फिर इन दोनों के बीच में अब क्या होगा? क्लैश होगा, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होंगी। ये ज़्यादा देर ये जुल्म नहीं चलेगा और फिर एक नया आइडिया आएगा, नया सिंथेसिस, नया एक सिस्टम उभर करके आएगा और वो होगा सिंथेसिस, जहाँ पे हो सकता है कि इक्वालिटी हो, मतलब गरीब और अमीर, मतलब जो अमीर और गरीब के बीच में जुल्म हो रहा है, जो अमीर गरीब को प्रताड़ित कर रहा है, वो खत्म होगा। तो ये है क्या? डायलेक्टिकल, जिसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। अब मटीरियलिज्म क्या है? मटीरियलिज्म का मतलब है एग्जिस्टेंस डिटरमाइंस कॉन्शियसनेस। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो आपकी एग्जिस्टेंस है, मतलब जो आपकी मटीरियल कंडीशन है, वही आपकी कॉन्शियसनेस को शेप करती है। मतलब जैसे आप रहते हैं वैसे आप सोचते हैं। जैसे कि अगर आप गरीब परिवार में रहते हो तो आप वैसा ही सोचोगे, अगर आप अमीर परिवार के अंदर पैदा हुए हो तो आप वैसा ही सोचोगे। तो आपकी जो एग्जिस्टेंस है, जो आपकी मटीरियल कंडीशंस हैं, वही आपकी सोच को डिफाइन करती हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को डिफाइन करती हैं। हाउ यू लिव शेप्स हाउ यू थिंक। कैसे तुम रहते हो, इससे ही ये डिफाइन होता है कि क्या तुम सोचते हो। तो जैसे तुम रहोगे वैसे ही तुम सोचोगे।
तो द बेस ऑफ सोसाइटी इज नॉट मोरालिटी, रिलीजन और आइडियाज, इट्स मटेरियल लाइफ। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि एक इंसान की जिंदगी का बेस जो है वो मोरालिटी, रिलीजन और आइडियाज नहीं होते हैं, बल्कि उसकी मटेरियल लाइफ होती है। कार्ल मार्क्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी मटेरियल लाइफ, आप कैसे रहते हैं, उसी से आपके विचार भी डिफाइन होते हैं, उसी से आपके आइडियाज भी डिफाइन होते हैं। और इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं, डायलेक्टिक्स को और मटेरियलिज्म को, तो ये बन जाता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, डायलेक्टिकल और मटेरियलिज्म को जब मिला दिया जाए आपस में, तो ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बन जाता है। डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है कि समाज बदलता है ना, हिस्ट्री बदलती है या सोसाइटी चेंज होती है। जो आज एक सिस्टम चल रहा है, फिर उस सिस्टम को दूसरे सिस्टम के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम्स के बीच में क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। और मटेरियलिज्म का मतलब क्या है कि जो इकॉनमी है, जो आपकी मटेरियल कंडीशंस हैं, वो रियलिटी को शेप करती हैं। मतलब मटेरियल कंडीशंस की वजह से जो है वो समाज बदलता है, क्योंकि मटेरियल कंडीशंस के बीच में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इसको और हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, तो जब हम दोनों को, डायलेक्टिकल और मटेरियलिज्म को मिला लेते हैं, तो ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बन जाता है। अब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब क्या हुआ? देखो, सोसाइटी चेंजेस बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन मटेरियल लाइफ इकॉनमी, नॉट बिकॉज ऑफ आइडियाज, मोरालिटी और रिलीजन। देखो, समाज बदलता है इसलिए क्योंकि मटेरियल लाइफ के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्योंकि इकॉनमी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि आइडियाज़ के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि हमारे पास मोरालिटी और रिलीजन है। तो मज़हब के थ्रू समाज नहीं बदलता है, मज़हब के थ्रू सिस्टम्स नहीं बदलते हैं, या फिर आइडियाज़ की वजह से सिस्टम्स नहीं बदलते हैं, सोसाइटी नहीं बदलती है। बल्कि सोसाइटी इसलिए बदलती है क्योंकि जो हमारी मटेरियल लाइफ है, जो हमारी इकॉनमी है, उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। आप इसको और सिंपल शब्दों में समझिए। एक ऐसा देश है जहाँ पे गरीब और अमीर हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं अमीर। मतलब कैपिटलिज्म का सिस्टम चल रहा है, जिसमें अमीर लोग जो हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो लोग मजदूरों का, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। और क्योंकि अमीरों और गरीबों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, दोनों के बीच में क्लैश होगा, और ये जो जुल्म है या ये जो ज़्यादती है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और फिर क्या होगा, जो गरीब होंगे और मजदूर, जो गरीब मजदूर होंगे और जो अमीर होंगे, दोनों के बीच में क्लैश होगा और फिर एक नया सिस्टम इमर्ज होगा। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब ये हुआ, जो कार्ल मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि समाज तो बदलता है ना, लेकिन इसलिए बदलता है क्योंकि हमारी इकॉनमी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, हमारे मटेरियल लाइफ के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इकॉनमी जो है वो दो क्लासेस में बटी हुई है। एक है रिच क्लास, एक है पुअर क्लास। रिच क्लास मतलब अमीर लोग और पुअर क्लास मतलब गरीब लोग, और दोनों के बीच में क्लैश होता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। और क्योंकि दोनों के बीच में क्लैश होगा तो एक नया सिस्टम इमर्ज होगा, है ना। कितनी देर आप मजदूरों का शोषण कर लोगे, कितनी देर आप मजदूरों को प्रताड़ित कर लोगे? आखिरकार मजदूर जो है रिवॉल्ट करेंगे, और जब रिवॉल्ट करेंगे तो वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, मतलब ज्यादती जुल्म खत्म हो जाएगा और एक नया सिस्टम इमर्ज होगा। और ये हिस्ट्री से एक्सप्लेन करता है, हिस्ट्री से प्रूव करता है कार्ल मार्क्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो द इकॉनमी इटसेल्फ कंटेन्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कार्ल मार्क्स कहता है कि इकॉनमी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इकॉनमी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। मतलब हमारा जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मतलब किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है, किसके पास जो है वो खाना है, कपड़े हैं, मकान है, और किसके पास नहीं है। कौन रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है, कौन रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ओनर ऑफ प्रोडक्शन कौन है, मतलब जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं उसका ओनर कौन है, यही है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें ओनर वर्सेस वर्कर देखने को मिलता है, ओनर जिसके पास सब कुछ है, वर्कर जिसके पास कुछ नहीं है। तो ये इनके दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है तो हमेशा चाहेगा कि मेरे पास कुछ हो, और जिसके पास सब कुछ है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पास से कुछ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस है इकोनॉमी के अंदर ही। क्योंकि जो वर्कर है इसके पास कुछ नहीं है तो ये चाहेगा कि मेरे पास कुछ आए, और जो ओनर है इसके पास सब कुछ है तो ये नहीं चाहेगा कि इसके पास से कुछ जाए। और जब इसके पास से कुछ जाएगा नहीं तो इसके पास कुछ आएगा कैसे, और जब इसके पास कुछ आएगा नहीं तो इसके पास से कुछ जाएगा कैसे, है ना। तो ये बेसिकली ये कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी के अंदर है, इसलिए दोनों के बीच में क्लैश होता है और एक नया सिस्टम उभर करके आता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन फोर्स चेंज, और इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से बदलाव आता है समाज के अंदर। बदलाव कैसे? मान लो वर्कर्स जो हैं वो रिवॉल्ट करेंगे ओनर के खिलाफ, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके खिलाफ, और फिर एक नया सिस्टम इमर्ज करेगा तो एक सोशल चेंज हो जाएगी।
मार्क्स गिव्स अ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोसाइटी। कार्ल मार्क्स बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड प्रोवाइड कर रहा है, और वो साइंटिफिक मेथड क्या है? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। कि अगर आपको सोसाइटी को समझना है तो आपके पास एक साइंटिफिक मेथड है। कैसे समझोगे आप सोसाइटी को? तो आपके पास डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का एक साइंटिफिक मेथड है, मतलब जिसके अंदर सबसे पहले आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर देखोगे, मतलब इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे कि क्या कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कैपिटलिज्म के अंदर ओनर वर्सेस वर्कर के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। दो क्लासेस हैं, ओनर की अलग क्लास है, वर्कर की अलग क्लास है। वर्कर के पास कुछ नहीं है, ये गरीब है, और वो अमीर है, उसके पास सब कुछ है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। चाहे आप मास्टर स्लेव सोसाइटी की बात कर लीजिए एंशिएंट टाइम्स की, तो उस वक्त सब कुछ किसके पास था? मास्टर के पास था, और कुछ नहीं किसके पास था? स्लेव के पास था, तो वहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन थी। आप फ्यूडलिज्म की बात कर लीजिए, आप मेडिवल सोसाइटी की बात कर लीजिए, तो वहां पे सब कुछ किसके पास था? लॉर्ड के पास सब कुछ था, सर्व के पास कुछ नहीं था। तो हर एक सोसाइटी के अंदर क्या होती हैं? कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। तो आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर देखना है पहले, मतलब क्लासेस के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि सोसाइटी जो है वो हमेशा दो क्लासेस में बटी रहती है। जैसे कि मास्टर स्लेव के टाइम पे मास्टर और स्लेव के बीच में सोसाइटी बटी हुई थी, तो दोनों क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। एक क्लास मास्टर की, एक क्लास आ गई स्लेव की। फिर फ्यूडलिज्म के अंदर सोसाइटी फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में बटी हुई थी, दोनों क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। और कैपिटलिज्म के अंदर सोसाइटी दो क्लासेस में बटी हुई है, दैट इज वर्कर और ओनर, और दोनों के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। तो सबसे पहले उसके ऊपर देखिए, फिर आप देखिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब गरीब कौन है, अमीर कौन है, पैसा किसके पास है, किसके पास नहीं है। फिर आप उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या दोनों के बीच में क्लैश होगा, क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो जैसे मास्टर स्लेव सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शंस थी, मतलब मास्टर और स्लेव दोनों का आपस में दुश्मनी थी। फ्यूडल लॉर्ड दोनों की आपस में दुश्मनी थी, और वर्कर और ओनर की दोनों की आपस में दुश्मनी है। और फिर आपको पता चल जाएगा कि सोशल चेंज, आप सोशल चेंज को प्रिडिक्ट कर पाओगे। जैसे कि आपको अगर पता चल गया कि ओनर वर्सेस वर्कर के बीच में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में लड़ाई है, तो आप ये समझ पाएंगे कि आगे वाला सिस्टम कैसा होगा। तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे और फिर एक नया सिस्टम इमर्ज होगा, और वही सोशल चेंज जो प्रिडिक्ट की थी कार्ल मार्क्स ने, उसी को हम कम्युनिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे, वर्कर्स इनको कैपिटलिस्ट लोगों को मार देंगे, एक वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, और एक नई चेंज, एक नया सोशल सिस्टम इमर्ज होगा, उसको कम्युनिज्म और सोशलिज्म कहा जाएगा। सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आएगा। तो उसने सोशल चेंज को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो ये है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अगर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का क्रक्स आपको मैं बताऊं तो इसका मतलब ये है कि समाज बदलता है, सिस्टम बदलते हैं, लेकिन किसकी वजह से बदलते हैं? क्योंकि मटीरियल कंडीशंस या फिर इकोनॉमी जो है उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इसलिए सिस्टम बदलता है। इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं या मटीरियल लाइफ के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इसलिए सिस्टम बदलता है। इसलिए सिस्टम नहीं बदलता है क्योंकि आइडियाज के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। अपना हीगल कहता था कि आइडियाज के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए सिस्टम बदलता है। आइडियाज जो होते हैं वो फिर उसका एक काउंटर आइडिया आता है, फिर एक नया आइडिया आता है, तो इसलिए सिस्टम बदलता है। हिस्ट्री इसलिए बदलती है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि आइडियाज से हिस्ट्री या सिस्टम नहीं बदलता है, सोसाइटी नहीं बदलती है, बल्कि सोसाइटी इसलिए बदलती है क्योंकि मटेरियल कंडीशंस की वजह से या फिर इकोनॉमी के अंदर क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो समझ आ गई। डायलेक्टिक्स का मतलब होता है चीज़ें बदलती हैं, और मटेरियलिज्म का मतलब ये हुआ कि मटेरियल जो है, मतलब मटेरियल रियलिटी जो है, मटेरियल लाइफ जो है वो रियलिटी को शेप करती है, मतलब इकोनॉमी जो है वो रियलिटी को शेप करती है। तो इनको दोनों को मिला दिया जाए, मतलब मटेरियल लाइफ की वजह से, मतलब इकोनॉमी की वजह से समाज बदलता है। इकोनॉमी की वजह से क्यों बदलता है समाज? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, दोनों के बीच में क्लैश होता है और फिर नया सिस्टम इवॉल्व होता है। तो ये कार्ल मार्क्स का कहना है। ये है पूरा का पूरा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है? देखो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का ही एक एप्लीकेशन है। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म टू हिस्ट्री। मतलब जब आप डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को हिस्ट्री में अप्लाई कर देते हो तो वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बन जाता है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हिस्ट्री में कैसे अप्लाई होगा वो समझते हैं। देखो, हिस्ट्री इज नॉट ड्रिवन बाय हीरोज, किंग्स, आइडियाज और गॉड। हिस्ट्री इज ड्रिवन बाय मटेरियल, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड क्लास स्ट्रगल। इतिहास इसलिए नहीं बदलता क्योंकि इतिहास को हीरोज बदलते हैं। इतिहास इसलिए भी नहीं बदलता क्योंकि आइडियाज बदलते हैं। इतिहास इसलिए भी नहीं बदलता क्योंकि भगवान बदलता है उसको, बल्कि क्योंकि गॉड है। इस इतिहास इसलिए बदलता है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्योंकि क्लास स्ट्रगल हमें इतिहास में देखने को मिलती है। सिंपली आप ये समझिए कि हिस्ट्री बदलती है ना। आज से 2000 साल पहले का जो इतिहास था, 2000 साल पहले की जो दुनिया थी वो आज की दुनिया थोड़ी है। आज से 2000 साल पहले मास्टर स्लेव सोसाइटी हुआ करती थी, फिर मेडिवल टाइम में अपनी फ्यूडल सोसाइटी आई, और उसके बाद कैपिटलिज्म अभी चल रहा है, राइट।
तो इतिहास बदला, लेकिन इसलिए नहीं बदला क्योंकि दिमाग के अंदर जो विचार थे वो बदल गए। विचार इसलिए बदले क्योंकि मटेरियल लाइफ बदली। विचार इसलिए नहीं बदले, मतलब इतिहास इसलिए नहीं बदला क्योंकि आइडियाज बदल गए। इवन कि आइडियाज भी इसलिए बदले क्योंकि मटेरियल लाइफ बदल गई। तो कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि इतिहास इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि आइडियाज बदल जाते हैं। इतिहास इसलिए भी नहीं बदलता है क्योंकि मजहब उसको बदल रहा है। इतिहास इसलिए भी नहीं बदलता है क्योंकि गॉड है और गॉड उसको बदल रहा है। बल्कि इतिहास इसलिए बदलता है क्योंकि समाज के अंदर जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है, उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। क्योंकि जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्लास स्ट्रगल है। क्योंकि मटेरियल लाइफ की वजह से इतिहास बदलता है। तो इतिहास इसलिए बदला क्योंकि मास्टर स्लेव सोसाइटी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस थी, फिर फ्यूडल सोसाइटी आई, फ्यूडल सोसाइटी के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शंस थी, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शंस है, तो एक नई सोसाइटी आएगी। तो इतिहास जो है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब ये है कि हिस्ट्री जो है वो मटेरियलिज्म की वजह से बदलती है। मतलब जो मटेरियल लाइफ है, जो इकोनॉमी है, उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस है। इट एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटीज डेवलप। मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर ये एक्सप्लेन किया जाता है कि सोसाइटीज़ कैसे डेवलप होती हैं, एक सोसाइटी कैसे ख़त्म होती है, एक सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसे ख़त्म होता है और दूसरा कैसे डेवलप होता है, हर स्टेज क्यों कोलैप्स कर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर स्लेव सोसाइटी हुआ करती थी, वो कोलैप्स कर गई। फिर फ्यूडल सोसाइटी आई, फ्यूडल लॉर्ड सोसाइटी आई, वो कोलैप्स कर गई। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट और वर्कर सोसाइटी है, और ये भी कोलैप्स कर जाएगी और कम्युनिज्म आएगा। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। तो कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि हर एक स्टेज क्यों कोलैप्स करती है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की वजह से। वाई न्यू सिस्टम इमर्ज, और नया सिस्टम उभर करके क्यों आता है, ये हमें पता चलता है क्योंकि पिछले वाले सिस्टम में क्या होता है, बुराइयां होती हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। तो कार्ल मार्क्स बेसिकली हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हिस्ट्री बदलती है। हिस्ट्री के अंदर जो आज चल रहा है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आज का सिस्टम है वो बदल जाएगा, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर लड़ाई है, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर क्लास स्ट्रगल है, क्योंकि उस सिस्टम का वो जो समाज है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अमीर एक गरीब। अमीर गरीब का शोषण कर रहा है और गरीब जो है वो अमीर के खिलाफ जो है आंदोलन करेगा और एक नया सिस्टम इमर्ज होगा। तो सोसाइटी जो है वो अलग अलग स्टेजेस के अंदर बटी हुई है और अलग अलग स्टेजेस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन से क्लास स्ट्रगल है। और इसलिए क्योंकि हर एक स्टेज के अंदर क्लास स्ट्रगल या कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो नए सिस्टम को जन्म देता है। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन ज़्यादा देर नहीं टिकती है, वो क्लैश हो जाता है और क्लैश के बाद एक नया सिस्टम इमर्ज होता है। फिर अगर उसके अंदर दोबारा से कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं, दोबारा से क्लास कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो फिर एक नया सिस्टम इमर्ज होता है। तो इस तरीके से इतिहास आगे बढ़ता है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि बिफोर थिंकिंग, प्रेइंग और राइटिंग पोइट्री ह्यूमंस मस्ट ईट। वो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि देखो, कार्ल मार्क्स बेसिकली दोबारा उस चीज़ की बात कर रहा है। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि आइडियाज़ पहले नहीं आते हैं। पहले जो है इंसान जब धरती पे आया होगा तो उसका अल्टीमेट कंसर्न क्या होगा, उसको खाना चाहिए भाई। उसके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, उसके दिमाग में और कोई विचार नहीं आया होगा, बल्कि उसका पहला स्टेप होगा खाना गैदर करना, खाना खाना। क्योंकि आपको पहले अपना पेट भरना होता है। जब आपका पेट भर जाता है फिर आप अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मज़हब के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में आपकी आइडियोलॉजीज़ बनती हैं, आप किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। जब खाना ही नहीं है तो आपका उस वक्त प्राइमरी कंसर्न खाना होता है, खाना हासिल करना होता है। ये नहीं होता है कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि सोचने से पहले, प्रे करने से पहले, मतलब पूजा करने से पहले या फिर पोइट्री लिखने से पहले इंसान को खाना खाना पड़ेगा। इसलिए इंसान जो है उसका पहला एक्शन है खाना खाना। इसलिए उसकी जो मटेरियल लाइफ है, जो मैटर है, वो पहले आया, आइडिया पहले नहीं आया। मैटर ने आइडिया को मतलब शेप किया। मतलब आपकी जो मटेरियल कंडीशन थी, आप किस तरीके से रह रहे हैं, आपके पास खाने को खाना है या नहीं है, आप गरीब हैं या अमीर हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपके आइडियाज़ डेवलप हुए। आइडियाज़ अपने आप डेवलप नहीं हुए। जैसे हीगल कहता है कि पहले आपके दिमाग में आइडिया आता है, उसके बाद जो है वो मैटर रियलिटी आती है। मतलब आपके दिमाग में आइडिया है इस मार्कर के बारे में, उसके बाद ये मार्कर बनेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि ऐसा नहीं है। आपकी जो मटेरियल कंडीशंस हैं, मतलब जो मैटर है, जो आपकी मटेरियल रियलिटी है, वही आपके विचार बनाती है। तो अगर आप गरीब हैं, आप गुर्बत में रह रहे हैं, आपके पास खाने को खाना नहीं है, तो उस वक्त आपके विचार भी वैसे ही होंगे। तो आपके विचार आप कैसे रह रहे हैं उससे बदलते हैं, उससे शेप होते हैं। बल्कि विचारों से आप कैसे रह रहे हैं वो नहीं शेप होता है। ये नहीं होता है कि आपके विचारों में आपने एक हसीन दुनिया बना ली है कि मैं बहुत अमीर हूँ तो आप अमीर हो गए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि आप
किस कंडीशन में हो उसकी वजह से आपकी आइडियोलॉजी और आपका थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि आपको सबसे पहले खाना खाना होगा, जब आपका पेट भरा होगा तभी आप और चीज़ें भी सोच पाएंगे, और आप कैसे रह रहे हैं, आपकी मटेरियल कंडीशंस कैसे हैं, वही शेप करते हैं आप कैसे सोच रहे हैं। मतलब आपके आइडियाज़ भी उसी से शेप होते हैं, उसी से डिज़ाइन होते हैं। अब देखो, कार्ल मार्क्स प्रैक्टिकली आपको इतिहास से समझा रहा है कि कैसे इतिहास के अंदर अलग अलग स्टेजेस रही हैं, और उन अलग अलग स्टेजेस के अंदर क्लैश हुआ है अलग अलग क्लासेस के बीच में, और कैसे इतिहास बदला है। ये है एक प्रैक्टिकल तरीका आपको समझाने का कि कैसे हिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से बदलती है, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं या क्लैश है। कार्ल मार्क्स कहता है कि इतिहास 5 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहली स्टेज हमारे इतिहास में जो आई वो थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म। जब इंसान धरती पे नया नया आया, उस वक्त क्या होता था, उस वक्त कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था ना कि ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है। उस वक्त सारे लोग ट्राइबल थे, तो जहाँ पे खाना मिल गया आज उधर खाना खा लिया, कल कहीं और खा लिया। कोई अपना घर नहीं था, कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई अपना पैसा नहीं था, कोई अपने खेत नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था प्रिमिटिव कम्युनिज्म के अंदर। मतलब जब इंसान शुरू में इस धरती के ऊपर रह रहे थे, मतलब ये है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जब कहीं पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सारे लोग जो है वो आराम से रह रहे हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये तेरी प्रॉपर्टी है। इवन कि वहाँ पे शादियाँ वादियाँ भी नहीं होती थी उस टाइम पे, है ना। जिसकी मर्जी कर ली, उसके साथ मीटिंग कर ली, बच्चे पैदा हो गए, वो बच्चे भी सभी के हैं, है ना। आज आप यहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हो, कल कहीं पे और जाके करोगे। जो कुछ ला रहे हो तुम, अगर खुद का पेट भर जा रहा है तो किसी दूसरे को दे रहे हो। तो ऐसा समाज था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। मतलब कोई एक्सप्लॉइटेशन किसी की नहीं थी, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं करता था। मतलब एक तरीके की इक्वालिटी थी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई अपनी संपत्ति वंपत्ति का कंसेप्ट कुछ नहीं था। और ट्राइबल लाइफ थी ये, किसी का कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं था। मतलब जो ट्राइबल होते हैं ना, ट्राइबल किसको कहते हैं हम, आदिवासियों की ज़िंदगी थी, ऐसी ज़िंदगी थी। लेकिन फिर ये स्टेज जो थी ये कन्वर्ट हो गई मास्टर स्लेव सोसाइटी में। अब प्रिमिटिव कम्युनिज्म में धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जो काम करते थे, जो ज़्यादा मेहनत करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे। तो जो ज़्यादा मेहनत करते थे वो धीरे धीरे क्या कर लिया, उन्होंने मास्टर का रोल ले लिया। उन्होंने पैसा अपना ज़मीन इकट्ठी करना स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे सेटल डाउन हो गए वो लोग, बड़े बड़े खेत उन्होंने बना लिए, राइट। और उन्होंने अपनी ज़मीन इकट्ठा करना स्टार्ट कर दी, मेहनत की, खेत बनाए, वहाँ पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दी। और कुछ लोग ऐसे थे जो इतना काम नहीं करते थे, तो उनके पास खेत नहीं मिले, उनके पास खेत इकट्ठे नहीं हुए। उसके बाद क्या हुआ, मास्टर स्लेव सोसाइटी आ गई। अब मास्टर स्लेव सोसाइटी के अंदर अब कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं थी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म के अंदर कोई क्लैश नहीं था, सारे बराबर थे, कोई किसी के बीच में कोई किसी तरीके की लड़ाई नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे प्रिमिटिव कम्युनिज्म से जो है मास्टर स्लेव सोसाइटी इवॉल्व हुई। मतलब प्रिमिटिव कम्युनिज्म कन्वर्ट हो गया मास्टर स्लेव सोसाइटी में। कुछ लोगों ने जो है ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा खेत इकट्ठे किए, ज़्यादा जो है वो ज़मीन इकट्ठी की, ज़्यादा खेती बाड़ी की, और उनमें उनके पास जो है वो उन्होंने दिमाग का भी ज़्यादा यूज़ किया। तो वो लोग क्या थे, धीरे धीरे मास्टर बन गए। और जो लोग मतलब जिन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की वो क्या बन गए, स्लेव बन गए, मतलब गुलाम बन गए। अब ये जो मास्टर स्लेव सोसाइटी है इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। एक तरफ है मास्टर, मतलब जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास खेत हैं, जिसके पास जो है वो खेत हैं बड़े बड़े खेती बाड़ी करने के लिए। और एक है स्लेव, गुलाम, जिसके पास कुछ नहीं है, राइट। मास्टर के पास बहुत कुछ है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन स्लेव के पास कुछ नहीं है। अब मास्टर क्या करता है, स्लेव को एक्सप्लॉइट करता है। मतलब गुलाम का क्या करता है, शोषण करता है मास्टर। गुलाम के साथ जो है वो जुल्म करता है मास्टर, उसे 18 घंटे काम करवाता है, उसको नौकर की तरह ट्रीट करता है, उसको जो है जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो अब जब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, मतलब स्लेव चाहता है कि मास्टर को हटा दिया जाए, मतलब स्लेव चाहता है कि उसके पास भी वो सब आ जाए जो मास्टर के पास है। मतलब जो मास्टर के पास सब कुछ है उसमें से कुछ जो है स्लेव के पास भी आ जाए, और मास्टर चाहता है कि मेरे पास से कुछ भी ना जाए। तो दोनों के बीच में क्लैश होगा, और जब दोनों के बीच में क्लैश होगा तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा और एक नया सिस्टम इवॉल्व होगा। और ऐसा ही हुआ, एक नया सिस्टम इवॉल्व हो गया जब दोनों के बीच में क्लैश हुआ, और वो सिस्टम था फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म के अंदर दोबारा से वही कंडीशन आ गई, एक था लॉर्ड, एक था सर्फ। अब लॉर्ड सर्फ ये एक नया सिस्टम है, ये पुराना वाला सिस्टम नहीं है। देखो पुराने वाले सिस्टम में, मास्टर स्लेव सिस्टम में, मास्टर और गुलाम का रिश्ता था। यहाँ पे जो है वो लॉर्ड और सर्फ का रिश्ता है। वहाँ पे गुलाम और मास्टर का रिश्ता था, वो बहुत अलग है लॉर्ड और सर्फ के रिश्ते से। लेकिन यहाँ पे भी वही हाल है, लॉर्ड जिसके पास ज़मीन है, सर्फ जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो कि मतलब लॉर्ड के खेतों में काम करता है।
अब लॉर्ड है हैब्स, उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास खेत हैं, उसके पास ज़मीन है, लेकिन सर्फ के पास कुछ नहीं है और लॉर्ड सर्फ का एक्सप्लॉइटेशन करता है। और जब ऐसा होता है तो दोनों के बीच में क्लैश होगा, और जब दोनों के बीच में क्लैश होगा तो एक नया सिस्टम इवॉल्व हुआ और वो था कैपिटलिज्म। अब इस टाइम पे जो है वो कैपिटलिज्म चल रहा है। कैपिटलिज्म के अंदर एक है ओनर्स जिनको बुर्जुआ कहा जाता है, और एक है वर्कर्स जिनको प्रोलिटेट कहा जाता है। बुर्जुआ वो हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जिनके पास जो है वो इंडस्ट्रीज हैं, जो लोग बहुत अमीर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और वर्कर्स मतलब प्रोलिटेट वो लोग हैं जो उन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मजदूर जो हैं। अब इन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है। ये हैव्स हैं, ये हैव्स नॉट हैं। इनके पास सब कुछ है, इनके पास कुछ भी नहीं है, और ये इनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। 18-18 घंटे इनसे फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करवाया जाता है, कम पैसे दिए जाते हैं, कम दिहाड़ी दी जाती है, इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। कोई प्रॉपर हाइजीन की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, मजदूरों को बदतर हाल में रखा जाता है। दोनों के बीच में क्लैश होगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। मतलब वर्कर्स जो हैं, मजदूर जो हैं, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको हटा देंगे, उनके खिलाफ जो है रेवोल्यूशन करेंगे, एक वायलेंट रेवोल्यूशन करेंगे। एक वायलेंट रेवोल्यूशन होगा जिसमें पूरी दुनिया के मजदूर जो हैं वो हथियार उठाएंगे। वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। ये कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ खोने को नहीं है, तुम इन जंजीरों को तोड़ दो जिन जंजीरों में तुम कैद हो, और जो लोग तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके खिलाफ तुम हथियार उठाओ और उनको तुम जड़ से उखाड़ दो और तुम समाज के अंदर इक्वालिटी ले आओ। राइट, तो वर्कर्स और बुर्जुआ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है, और ये जब क्लैश दोनों के बीच में होगा तो एक नया सिस्टम इवॉल्व होगा और वो होगा सोशलिज्म। अब इस सोशलिज्म के अंदर प्रोलिटेट की डिक्टेटरशिप होगी। प्रोलिटेट की डिक्टेटरशिप मतलब वर्कर्स की डिक्टेटरशिप होगी। तो वर्कर्स क्या करेंगे? वर्कर्स जो है रेवोल्यूशन करेंगे अमीरों के खिलाफ, मतलब ओनर्स के खिलाफ, और रेवोल्यूशन करने के बाद इनकी सारी की सारी संपत्ति इनसे छीन ली जाएगी, इनका सारा का सारा पैसा इनसे छीन लिया जाएगा, इनकी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो हैं वो इनसे छीन ली जाएंगी, और इनको जो है वो हटा दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, मार काट होगी, और इनको जो अमीर लोग हैं उनको उखाड़ दिया जाएगा। और अमीरों को उखाड़ने के बाद सारा का सारा पैसा, सारा का सारा रिसोर्सेज, संपत्ति जो है वो वर्कर्स के पास आ जाएगी, और जब मजदूरों के पास वो सारी की सारी संपत्ति आ जाएगी तो इसको हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेट कहते हैं। मतलब थोड़े टाइम के लिए जो है वो प्रोलिटेट की, मतलब वर्कर की डिक्टेटरशिप चलेगी, क्योंकि इन्हीं के पास सब कुछ है और यही डिसाइड कर रहे हैं सब कुछ। इन्हीं के पास सारा पैसा है, संपत्ति है। अमीर खत्म हो गए हैं, अब अमीरों को हटा दिया गया है, या तो उनको मार दिया गया है, या उनसे उनकी संपत्ति छीन ली गई है, और वो अब चुप कर गए हैं। अब क्योंकि इनके पास सारी संपत्ति आ गई है, इनके पास सब कुछ है, तो अब थोड़े समय के लिए सोशलिज्म होगा, मतलब प्रोलिटेट का डिक्टेटरशिप होगा। मतलब वर्कर्स जो हैं वही रूल करेंगे, वही सब कुछ डिसाइड करेंगे, उन्हीं के पास सब कुछ है। और धीरे धीरे वर्कर्स क्या करेंगे, फिर कम्युनिज्म में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे सोसाइटी को। मतलब वर्कर्स क्या करेंगे, वो जो पूरी की पूरी संपत्ति इकट्ठी की है उसको पूरा का पूरा जो है वो सरकारी कर देंगे। मतलब वो सारी की सारी संपत्ति अब जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो पब्लिक हो जाएगा, पब्लिक का कंट्रोल हो जाएगा। मतलब जितनी भी संपत्ति है अब सारे लोगों का हक उसके ऊपर होगा। अब धीरे धीरे स्टेट भी खत्म कर दी जाएगी, मतलब सरकार भी हटा दी जाएगी, पुलिस ये सब हटा दिया जाएगा। और धीरे धीरे फिर जब ये सब करेंगे वर्कर, उसके बाद सोशलिज्म खत्म हो जाएगा और कम्युनिज्म आ जाएगा। समझ आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटलिज्म को खत्म करने के बाद थोड़े समय के लिए सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म के अंदर अब इस सिस्टम के अंदर बेसिकली कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करने की तैयारियां चल रही हैं, और तैयारियां कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं वर्कर्स। तो थोड़े समय के लिए सोशलिज्म आया है, मतलब प्रोलिटेट या वर्कर का डिक्टेटरशिप है। अब ये वर्कर्स क्या कर रहे हैं? ये कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करने की तैयारियां कर रहे हैं। ये धीरे धीरे इन्होंने संपत्ति उनसे छीन के उस संपत्ति को जो है वो उसकी पब्लिक ओनरशिप कर दी है, वो मतलब साझी कर दी है पूरी, मतलब उसके ऊपर आप सभी का हक होगा। धीरे धीरे उन्होंने स्टेट भी हटा दी है, धीरे धीरे उन्होंने रिलीजन खत्म कर दिया है, धीरे धीरे उन्होंने जो है वो एक क्लासलेस सोसाइटी बना दी है। मतलब उन्होंने धीरे धीरे जो है वो क्लासेस खत्म कर दी हैं सोसाइटी के अंदर। और जब ये सब उन्होंने कर लिया तो सोशलिज्म खत्म हो गया और फिर कम्युनिज्म आ गया है। मतलब अब कम्युनिज्म के अंदर क्लासलेस सोसाइटी होगी, कोई किसी तरीके की क्लास नहीं होगी, और जब क्लास ही नहीं होगी तो कॉन्ट्राडिक्शंस भी नहीं होंगी, कोई लड़ाई भी नहीं होगी, कोई क्लैश भी नहीं होगा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होगी, मतलब कोई निजी संपत्ति किसी की नहीं होगी, कोई स्टेट नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगी। एक ऐसा समाज होगा जो अपने आप चलेगा।
टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, मतलब हर व्यक्ति जो है अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा और उसको उतना मिल जाएगा जितनी उसको ज़रूरत होगी। तो फॉर एग्जांपल मुझे खाना खाना है तो मुझे खाना वो लोग प्रोवाइड कर देंगे जो लोग जिनको शौक है खाना पैदा करने का, मतलब जो खाना बनाते हैं समाज के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाना पसंद है तो मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा और मैं उनके बच्चों को भी पढ़ा दूंगा जो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से और जिसमें उसको रुचि है, इंटरेस्ट है, वो काम करेगा और उसको वो मिल जाएगा जो उसको चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मैं पढ़ाना चाहता हूं तो मैं सभी के बच्चों को पढ़ाऊंगा। अब मुझे खाना कौन देगा, वो लोग देंगे जो किसान हैं। मुझे कपड़े कौन देगा, वो लोग देंगे जो कपड़े बनाते हैं। जो कपड़े बनाते हैं उनके बच्चों को पढ़ाएगा कौन, मैं पढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से म्यूचुअली सिस्टम चलेगा और यहां पे कोई स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मार काट नहीं होगी, कोई किसी को मारेगा नहीं। क्यों मारेगा कोई किसी को, मार काट क्यों होती है, क्योंकि इंसान को लालच होता है। लालच यहां पे किसी चीज का होगा ही नहीं, कोई अपना कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, है ना। तो इस तरीके से वो कम्युनिज्म की बात करता है कार्ल मार्क्स और इस तरीके से वो कहता है कि इस तरीके से कम्युनिज्म एस्टैब्लिश किया जाएगा जहां पे कोई क्लास नहीं होगी, कोई जात पात नहीं होगी, इक्वालिटी होगी, इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और ये होगा फाइनल गोल। ये थी उसकी आइडियल स्टेट कार्ल मार्क्स की। और इस तरीके से उसने बताया कि हिस्ट्री किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जो है इवॉल्व होती है और कैसे अलग अलग स्टेजेस के अंदर क्या है आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा या कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स को अगर आपको आखिर में एक लाइन में मैं समझाऊं तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इतिहास बदलता है, लेकिन इसलिए बदलता है क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही जड़ है, मतलब जो मेन चीज है वो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इसलिए सोसाइटी बदलती है। बेस जो है मतलब पूरे के पूरे सोसाइटी का बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और बाकी जो रिलीजन ये सब है ये उसका क्या है, ये सुपर स्ट्रक्चर है, राइट। तो बेस क्या है, इकोनॉमी बेस है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, एजुकेशन होगी, सरकार होगी, स्टेट होगी और उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें हो गई, ये क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है। बेस क्या है, इकोनॉमी है। सिंपली कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी से ही चेंजेस आती हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अल्टीमेटली कौन क्या कंट्रोल कर रहा है यही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, वही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और यही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतिहास को बदलता है, सोसाइटी को बदलता है। इस तरीके से कार्ल मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को एक्सप्लेन करता है। इस तरीके से उसने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट दिया है। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं 9103113950। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको PDF यहाँ पे या E-बुक जो भी है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और उसी के साथ साथ अगर आप मुझे टेलीग्राम और चैनल के इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप यहाँ से कहीं से भी मुझे कांटेक्ट करके जो है वो PDF हासिल कर सकते हैं। आपको PDF मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको E-बुक्स मिल जाएंगी, जो भी आपको चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।